हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है औरंगजेब। औरंगजेब का ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 बना रखा है। आप चाहे तो उसे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि औरंगजेब उत्तराधिकार के युद्ध को कैसे जीतता है। दूसरी चीज़ देखेंगे कि औरंगजेब का राजपूतों के प्रति जो नीति थी, या लास्ट में उसे हम कह सकते हैं कि धार्मिक नीति जो थी, वो किन परिस्थितियों से बनी थी, उस पर चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद देखेंगे हम लास्ट में कि दक्कन की नीति उसके लिए कैसे कब्रगाह साबित हुई। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आप ये देख रहे होंगे मैप लगा है मेरे पीछे। इस मैप को लगाने का उद्देश्य ये है कि इतिहास को ज्योग्राफी के थ्रू, मैप के थ्रू पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतिहास ज्योग्राफी नहीं बनाता है, ज्योग्राफी इतिहास बनाती है। इसीलिए हमें मैप के थ्रू हमेशा इतिहास की पढ़ाई करनी चाहिए ताकि समझने में आसानी हो सके। चलिए दोस्तों, देखते हैं। मैप में कुछ 5 मिनट का है, इसमें देख लूँ मैं क्या क्या है। सबसे पहले मैं इसमें यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि औरंगजेब का जो उत्तराधिकार का युद्ध था, जो लड़ा उसने अपने 3 भाइयों के साथ है, जो कि गुजरात में मुराद था, बंगाल में सुजा था, और खुद स्वयं जो है दक्कन में था। और एक भाई इसका जो दारा शिकोह है, जो शाहजहां का प्रिय पुत्र है, जिसे अकबर का प्रतिरूप समझा जा रहा है, वो यहाँ आगरा में बैठा हुआ है। दोस्तों, इसमें आपको देखना है कि ये पार्ट बंगाल का है, दक्षिण का पार्ट जो है दक्कन है इधर, और ये पार्ट गुजरात है, उधर नॉर्थ है। बंगाल का सुजा और आगरा में स्थित शाही सेना का नेतृत्व जो जसवंत सिंह कर रहे हैं, उनके बीच लड़ा जाता है। यह युद्ध निर्णायक रहता है। दूसरा जो युद्ध है, अब आप देखेंगे कि दक्कन में जो है औरंगजेब अपनी सेना लेकर नॉर्थ की तरफ चलता है राजधानी पे कब्जा करने के लिए। सबसे पहले ये गुजरात से जो यहाँ पे मुराद है उससे समझौता कर लेता है, और यहाँ से ये निकलकर सबसे पहले उज्जैन के पास पहुँचता है। तो उज्जैन के पास जो जसवंत सिंह की सेना है, जो शाही सेना है, उसके साथ लड़ाई होती है, जिसे धर्मत के युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। जब यहाँ पे जसवंत सिंह को हरा देता है औरंगजेब, तो आगे बढ़ता है। आगे बढ़ के ये आगरा पहुँच जाता है, और आगरा के पास में एक छोटी सी जगह है सामूगढ़। सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब दारा शिकोह को पराजित करता है, और दारा शिकोह यहाँ से भाग के अजमेर चला जाता है। दोस्तों, देखेंगे कि सामूगढ़ के युद्ध के पश्चात औरंगजेब सर्वप्रथम आलमगीर की उपाधि लेकर वहाँ की गद्दी पे बैठता है, लेकिन उसका मेन उद्देश्य है दिल्ली के लाल किले तक पहुँचना और वहाँ राज्याभिषेक करवाना। अभी दारा शिकोह जिंदा है, लेकिन उससे पहले वो क्या करता है, ये पहुंचता है यहाँ पे खजवा। ये इलाहाबाद, आज का प्रयागराज जो है, वहाँ पे खजवा जगह है, जहाँ पे ये सुजा से लड़ता है और सुजा को पराजित कर देता है। उसके बाद देखेंगे कि औरंगजेब अपनी सेना के साथ फिर अजमेर, जहाँ दारा शिकोह पहुँचा हुआ है, वहाँ जाता है और दारा शिकोह को पराजित करता है, और दारा शिकोह को विधर्मी ठहराकर उसकी हत्या करवा देता है। उसके बाद वो अजमेर से पहुंचता है दिल्ली लाल किले, जहां पे दोबारा राज्याभिषेक करवाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से औरंगजेब जो है भारत का बादशाह बन जाता है। उसके द्वारा 2 अन्य लड़ाइयाँ जो लड़ी गई है, उसके बारे में मैं चर्चा कर दूं। ये दोस्तों दक्कन है। यहाँ पे खानदेश था। खानदेश को अकबर ने विजय कर लिया था 1601 ईस्वी में। इसके बाद अहमदनगर को शाहजहां ने 1633 ईस्वी में विजय प्राप्त कर लिया था। 1633 ईस्वी में विजय के पश्चात 1636 ईस्वी में बीजापुर, गोलकुंडा, इन दोनों के साथ शाहजहां अपने पंजे की छाप देकर समझौता करता है, और ताकि अहमदनगर की विजय जो है अस्थायी रूप से रह सके। दोस्तों, इस पे दक्कन की नीति पे चर्चा करेंगे, उसमें इसकी चर्चा करेंगे। बस आप मैप से देख ले कि यहाँ मराठवाड़ा है, यहाँ बीजापुर है, यहाँ गोलकुंडा का राज्य है,
चलिए दोस्तों, मैप का काम यह समाप्त होता है। अब टॉपिक को शुरू करते हैं। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब के द्वारा कैसे विजय प्राप्त की गई, इस पे चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से युद्ध लड़े गए, क्योंकि कभी कभी क्रम वाइज में पूछा जाता है कि कौन सा युद्ध पहले लड़ा गया, कौन सा बाद में। तो इसको अगर समझ लें एक बार तो अपने को दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम्स में। तो अपन देखें इसमें कि सबसे पहले देखें कि आगरा जो है, जो शासन का केंद्र है मुगल साम्राज्य का, वहाँ पे शाहजहाँ अपने प्रिय पुत्र दारा शिकोह के साथ है। दारा शिकोह के साथ में शाहजहाँ का जो शाही सेना है उसका नेतृत्व मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जाता है। और दारा शिकोह की एक बहन है जहाँ आरा, वो इसका सपोर्ट करती है। ये जहाँ आरा का मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि जहाँ आरा वही है जिन्होंने शाहजहाँ के कैद हो जाने के बाद शाहजहाँ की 7 वर्षों तक सेवा की थी। दोस्तों दूसरी तरफ देखेंगे आप कि मुराद है जो कि गुजरात में है। गुजरात में इसकी बहन गोहन आरा है। गोहन आरा इसको सपोर्ट करती है। इसके बाद आप देखेंगे कि बंगाल में सुजा है। और दक्षिण में आप देखेंगे कि औरंगजेब है। औरंगजेब को रोशन आरा नाम की एक सिस्टर है जो उसे सपोर्ट करती है। अब आप देखेंगे कि गोहन आरा और रोशन आरा इन दोनों में मधुर संबंध होने के कारण मुराद और औरंगजेब के बीच में समझौता हो जाता है और इन दोनों की सम्मिलित सेना नॉर्थ में आगे बढ़ेगी और जसवंत सिंह को पराजित करेगी, फिर दारा शिकोह को पराजित करेगी। तो इस पे चर्चा करते हैं क्रमवाइज से। जो सबसे पहले युद्ध लड़ा गया वो बनारस के पास में लड़ा गया। दोस्तों बनारस के पास में अगर युद्ध लड़ा गया है तो मैंने जैसा मैप के थ्रू समझाने की कोशिश की कि वहाँ वो सुजा के एरिया में पड़ता है। तो सुजा और दारा शिकोह की सेना के बीच में ये लड़ाई लड़ी थी। मैं मैप में इसमें दिखा रहा हूँ ये लाइनिंग करके। बहादुरगढ़ का युद्ध फरवरी 1658 ईस्वी में बनारस के पास हुआ था, जो अनिर्णायक रहता है। अब आगे आप देखेंगे कि दूसरा युद्ध जो है, जब मुराद और औरंगजेब के बीच में समझौता हो जाता है तो औरंगजेब की सेना आगे बढ़ती है, महाराष्ट्र क्रॉस करके एमपी में जब प्रवेश करती है तो उज्जैन आती है। उज्जैन में एक धर्मत जगह है। तो धर्मत का युद्ध जो है अप्रैल 1658 ईस्वी में होता है। इसमें जसवंत सिंह की पराजय हो जाती है। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे कि जब धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह की पराजय हो जाती है तो औरंगजेब की सेना वहाँ से फिर नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ती है, जो आगरा के पास पहुँचती है। आगरा के पास में सामूगढ़ नाम का जगह है, जहाँ पे सामूगढ़ का युद्ध मई 1658 ईस्वी में लड़ी जाती है। 1658 ईस्वी में अभी इस युद्ध का विजय प्राप्त करने के बाद, आप पिछला वीडियो में मैंने बताया है आपको कि औरंगजेब जो है वह आलमगीर की उपाधि धारण करता है और गद्दी पे बैठता है, अपना राज्याभिषेक कराता है। यहाँ आप देखेंगे कि सामूगढ़ के युद्ध में दारा शिकोह पराजित होता है और भाग के अजमेर चला जाता है। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। वहाँ पर एक विदेशी यात्री है जो राजधानी में रह रहा था, वो सामूगढ़ के युद्ध का आंखों देखा हाल लिखता है। उस यात्री का नाम है निकोलो मनुची। इसे आपको याद रखना होगा। दोस्तों यहाँ पे 2-3 और पॉइंट है कि निकोलो मनुची ने क्या किया, आंखों देखा हाल वर्णन किया है। साथ में इसने क्या किया, तोपखाने का नेतृत्व किया, अर्थात ये एक तोपची था जिसने तोपखाने का नेतृत्व किया। उसके बाद एक और देखेंगे, बाद में 1665 में जो पुरंदर की संधि होती है, पुरंदर का घेरा जब राजा जयसिंह के द्वारा डाला जाता है, उस समय भी निकोलो मनुची उपस्थित रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, इसे आप देख ले। आंखों देखा हाल सामूगढ़ युद्ध का विदेशी यात्री देखने वाला निकोलो मनुची है। दूसरा क्वेश्चन है कि सामूगढ़ के युद्ध में तोपखाने का जो नेतृत्व किया उसका नाम निकोलो मनुची है। और तीसरा आप देखेंगे कि पुरंदर का घेरे राजा जयसिंह के द्वारा जब डाला गया था शिवाजी के विरुद्ध में, उस समय भी जो विदेशी यात्री उपस्थित था उसका नाम निकोलो मनुची है। चलिए दोस्तों,
इससे आगे बढ़ते हैं। अब जब औरंगजेब का राज्याभिषेक हो जाता है आगरा में, तब उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि यह इलाहाबाद के पास में जाए, खाजवा के पास में जाए और वहाँ पे जो सुजा की सेना है उसको हराए। और दूसरा ऑप्शन है इसके पास कि अजमेर में जाए और अजमेर में जाके दारा सिकोह को हराए। तो सबसे पहले वो खाजवा पहुँचता है। खाजवा पहुँचता है, इलाहाबाद के पास में है, और वहाँ दिसंबर 1658 ईस्वी में लड़ाई लड़ता है और सुजा को पराजित कर देता है। सुजा के पराजय के बाद औरंगजेब के द्वारा दारा सिकोह को विधर्मी घोषित कर दिया जाता है और उसको पराजित करने के लिए औरंगजेब की सेना देवराई, जो आज के अजमेर के पास में है, वहाँ पहुँचती है और दारा सिकोह को हरा देती है। दारा सिकोह को पकड़ के फांसी लगा दिया जाता है, हत्या करवा देता है उसका। इसके बाद आप देखेंगे कि देवराई के युद्ध के पश्चात औरंगजेब की सेना, औरंगजेब लाल किला पहुंचता है, जहां पे वो अपनी मयूर सिंहासन पे बैठने के लिए अपना दूसरी बार राज्याभिषेक करवाता है। दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि औरंगजेब कैसे उत्तराधिकार का युद्ध जीतता है और भारत का मुगल सम्राट बनता है, जो अगले 50 वर्षों तक भारत पे शासन करता है। दोस्तों, औरंगजेब से संबंधित आगे जो हम चर्चा करने वाले हैं उसमें प्रमुख विद्रोह है, औरंगजेब की राजपूत नीति है और उसके बाद उसकी दक्कन नीति है। इस पे चर्चा करेंगे। एक दो फैक्ट्स हैं जिसे मैं अभी ले रहा हूँ। आप जब ये देख रहे हैं कि निकोलो मनुची के बारे में मैंने 3 पॉइंट बताया था आपको, यहाँ पे आप देखेंगे कि बर्नियर जो है औरंगजेब का राजकीय चिकित्सक है, तो इसे आप याद रखें नाम। एक और विदेशी के बारे में मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा। ये जो जॉन चाइल्ड है, जॉन चाइल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर है, जिसे औरंगजेब भारत से निकाल देता है। दोस्तों, ये सब क्वेश्चंस है जो एग्जाम्स में आते हैं, फैक्ट है, इसे याद रखें आप। औरंगजेब के द्वारा लड़ा गया जो प्रथम युद्ध है वो ओरछा का युद्ध है, जो 1636 ईस्वी में लड़ा गया था जुझार सिंह के विरुद्ध में। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम लोग कि औरंगजेब हुए प्रमुख विद्रोह। इस प्रमुख विद्रोह में सर्वप्रथम हम देखेंगे कि जाट विद्रोह। जाट विद्रोह जो है सबसे पहले गोकुल के द्वारा किया गया, जो गोकुल वहाँ का लोकल मथुरा क्षेत्र का लोकल नेता थे, और उसके द्वारा तेलपत का युद्ध 1670 ईस्वी में किया गया। इसमें गोकुल की पराजय हो जाती है। उसके बाद देखेंगे कि गोकुल के बाद राजा राम के द्वारा जाटों का नेतृत्व प्रदान किया जाता है। जाटों को नेतृत्व कर देने के क्रम में राजा राम के द्वारा उकसावे के तौर पे औरंगजेब को उकसावे के तौर पे अकबर की कब्र को खोदकर उसके कंकाल को जला दिया जाता है। राजा राम की मृत्यु के बाद वहाँ का स्थानीय जो नेतृत्व है वो चूड़ामन के हाथों में आ जाता है। चूड़ामन ने क्या किया? चूड़ामन ने भरतपुर राजवंश की नींव रखी। तो ये भी दोस्तों क्वेश्चंस है, आपका ये भी क्वेश्चंस बनता है और साथ में ये भी क्वेश्चन बनता है। और सबसे प्रथम जो प्रमुख विद्रोह है वो जाट विद्रोह है, जो सर्वप्रथम इसके शासन में हुआ था। दोस्तों आगे देखेंगे कि दूसरा विद्रोह बुंदेला विद्रोह है। एक क्रम वाइज है, आप याद रखें। दोस्तों तीसरा जो विद्रोह हुआ वो सनातनी विद्रोह है। सनातनी लोगों को मुंडिया भी कहा जाता था। मुंडिया इसलिए कहा जाता था कि ये लोग, सनातनी संप्रदाय के लोग, सर का मुंडन करा के रखते थे। तो एक पुलिस वाले ने मुंडिया लोगों को पिटाई कर दी। फलस्वरूप वहाँ के पुलिस वालों को मुंडिया लोगों ने पकड़ लिया, मारपीट करी, और वहाँ से जो पुलिस वाले थे, जो सैनिक थे, वो पराजित हो गए। फलस्वरूप क्या हुआ? औरंगजेब के द्वारा और सेना को भेज दी जाती है और इसको सनातनी के द्वारा धर्म के विरुद्ध युद्ध समझ लिया जाता है। फलस्वरूप सनातनी विद्रोह हो जाता है। ये जो हुआ था आप याद रखें, नरनौल में हुआ था और 1672 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों जाट विद्रोह और सनातनी विद्रोह की एक खासियत है कि इसमें इस विद्रोह का एक जो कारण है वो कृषि भी है। तो जब आए क्वेश्चन आपको कि औरंगजेब के समय कृषि के कारण होने वाला विद्रोह कौन सा है, तो आपको बताना है
कि ये कर्षक विद्रोह है, जाट विद्रोह, और दूसरा सनातनी विद्रोह। अब चौथा देखेंगे दोस्तों, सिख विद्रोह। सिख विद्रोह 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर जीटीवी नगर, मुखर्जी नगर, गुरु तेग बहादुर जो सिखों के 9वें गुरु हैं, उनको इस्लाम ना कबूल करने पे फांसी की सजा दे दी जाती है। अब आप देखिए इसका ईस्वी सन याद रखें, ईस्वी सन है 1675 ईस्वी में। दोस्तों यहाँ जब एक गुरु को फांसी देने की बात हो रही है तो हम इससे पहले देख ले कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे, इनको भी हत्या करवा दी थी जहांगीर ने। तो ये भी साथ में आप याद रख ले। और जहांगीर से संबंधित एक क्वेश्चन और बन जाता है कि अबुल फजल की भी हत्या जहांगीर ने करवाई थी वीर सिंह बुंदेला के हाथों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसके बाद 5वां विद्रोह राजपूत विद्रोह और दक्कन विद्रोह होगा। इस विद्रोह को समझने के लिए ये बिग टॉपिक है, इसे हमने अलग से राजपूत नीति और दक्कन विद्रोह को दक्कन नीति के रूप में लिया है और पढ़ाने का प्रयास किया है। चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं कि औरंगजेब की राजपूत नीति है उसमें कैसे बदलाव आता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि औरंगजेब जो है अकबरकालीन निरंतरता, धर्मनिरपेक्षता या सहिष्णुता की जो नीति है उसका पालन करता है। लेकिन 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि के बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जिसके फलस्वरूप औरंगजेब के द्वारा राजपूतों के प्रति सशंकित हो जाना लाजमी था। फलस्वरूप वो और राजपूतों के प्रति अपनी नीति में बदलाव कर देता है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राजपूत नीति को समझने के लिए हम देखेंगे उत्तराधिकार का युद्ध, जो हमने यहाँ पे देखा था। यहाँ पे हमने देखा था कि शाहजहां, दारा शिकोह और जसवंत सिंह साथ में हैं। यहाँ पे जसवंत सिंह राजपूत हैं जो शाही सेना का साथ दे रहे हैं, अर्थात औरंगजेब के दुश्मन पक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं। तो औरंगजेब के मन में राजपूतों के प्रति सशंकित होना लाजमी है। दूसरी चीज दोस्त देखेंगे यहाँ पे कि और इस कारण से औरंगजेब जो है वो मुस्लिम एकता पर बल दे रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो दारा शिकोह है, दारा शिकोह जो है ये अकबर का प्रतिरूप है, जो सहिष्णुता की नीति पे चल रहा है, जो भारत की मांग रहती है हमेशा उसकी नीति पे चल रहा है। तो औरंगजेब को जनता की सपोर्ट लेने के लिए, मुस्लिम जनता की सपोर्ट लेने के लिए कट्टर मुस्लिम शासक के रूप में वो अपने आप को दिखाना पड़ता है। चलिए दोस्तों यहाँ देख लें, उत्तराधिकार के युद्ध में जसवंत सिंह शाही सेना का नेतृत्व कर रहे थे। फलस्वरूप औरंगजेब के द्वारा राजपूतों के प्रति सशंकित होना पड़ता है। दूसरा देखेंगे दारा शिकोह की जो उदार नीति है, तो उदार नीति से जनता सपोर्ट कर रही है उसे, फलस्वरूप औरंगजेब के द्वारा कट्टर नीति का पालन किया जाता है। दूसरा देखेंगे मुगल मराठा युद्ध। मुगल मराठा युद्ध में देखेंगे कि 1665 ईस्वी में राजा जय सिंह को औरंगजेब के द्वारा विशेषाधिकार देकर भेजा जाता है कि आप जाएं शिवाजी से समझौता करें। 1665 ईस्वी में राजा जय सिंह के द्वारा पुरंदर की संधि शिवाजी के साथ की जाती है और शिवाजी को मान सम्मान देने के लिए, मनसब प्रदान करने के लिए आगरा भेजा जाता है। परंतु शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा कम मनसब दिया जाता है। फलस्वरूप शिवाजी औरंगजेब को वहीं अपमानित कर देते हैं। इस कारण से औरंगजेब शिवाजी को आगरे के कैद खाने में कैद कर देता है। दोस्तों यहाँ पे तक तो ठीक था, राजपूतों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इसके बाद एक घटना घटती है जहाँ पे हम देखेंगे कि शिवाजी की जगह एक दूसरा बंदा आ जाता है जिसका नाम हीरोजी है। हीरोजी आके शिवाजी के रूप में अंदर रह जाता है और शिवाजी वहां से टोकरी में बैठ के भाग जाते हैं। दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि शिवाजी जब आगरा के नजर बंद है, आगरा के कैद खाने में, वहां का जेलर जो है उसका नाम राम सिंह है। दोस्तों ये राम सिंह कौन है? राम सिंह राजा जय सिंह का पुत्र है। अब औरंगजेब ये समझ रहा है कि पिता ने शिवाजी को तो भेजा, लेकिन उसके कहने से
पुत्र ने उसे छोड़ दिया। अब यहीं से औरंगजेब का राजपूतों के प्रति संशय उत्पन्न हो जाता है। फलस्वरूप क्या करता है, जय सिंह को बंगाल हस्तांतरण कर देता है, बंगाल की सूबेदारी दे देता है, और जसवंत सिंह का भी हस्तांतरण करता है। लेकिन हस्तांतरण का नाम सुनते ही जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों अभी इस टॉपिक को आगे हम देखेंगे, लेकिन यहां पे जोड़ दें कि जसवंत सिंह की मृत्यु जब हो जाती है, जसवंत सिंह मारवाड़ के शासक होते हैं, तो मारवाड़ में जो जोधपुर का इलाका है, यहां पर उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है। अजीत सिंह वर्सेस इंद्रजीत सिंह। दोस्तों औरंगजेब के द्वारा जसवंत सिंह के मृत्यु के पश्चात मारवाड़ के इलाके को अधिग्रहण करना चाहता है। उसका तर्क होता है कि जसवंत सिंह ने शाही खजाने से कर्ज ले रखा था, तो कर्ज की क्षतिपूर्ति करने के बाद जो राज्य बचेगा वो क्षेत्र प्रदेश उसके वंशजों को, जसवंत सिंह के वंशजों को दे दी जाएगी। यहाँ पे क्या है, अजीत सिंह इंद्रजीत सिंह के बीच में प्रतिस्पर्धा हो रहा है, परंतु वहाँ का जो स्थानीय नेता हैं दुर्गादास राठौर, इनके द्वारा अजीत सिंह की सहायता की जाती है और विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। साथ में अजीत सिंह और दुर्गादास के द्वारा अजमेर का जो सूबेदार है, औरंगजेब का जो पुत्र अकबर द्वितीय है, उससे साठगांठ की जाती है और उसे सम्राट बनाने का प्रस्ताव दिया जाता है। फलस्वरूप अकबर द्वितीय द्वारा, जो कि औरंगजेब का पुत्र है, विद्रोह कर दिया जाता है। यहां पे दुर्गादास राठौर, अजीत सिंह और अजमेर का सूबेदार अकबर द्वितीय द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विरोध किया जा रहा है। फलस्वरूप औरंगजेब का राजपूतों के प्रति और संशय बढ़ता जा रहा है। अब औरंगजेब यहाँ के लड़ाई को कैसे शांत करता है, तो औरंगजेब क्या करता है कि अपने पुत्र के नाम से फर्जी लेटर लिखवाता है और चुपके से अजीत सिंह और दुर्गादास राठौर के खेमे में पहुंचवा देता है। कहता है कि पुत्र अकबर द्वितीय, तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो और इससे हमें एक एक करके राजपूतों को पराजित करने में सहायता मिलेगी। फलस्वरूप क्या होता है, अजीत सिंह के द्वारा दुर्गादास राठौर को अपने इलाके से निकलने को कहा जाता है और दुर्गादास राठौर वहाँ से निकलकर मेवाड़ चले जाते हैं, अरावली के पूर्वी इलाके में, और वहाँ पर रहते हैं। फिर उसके बाद वो उज्जैन चले जाते हैं, जहाँ दुर्गादास राठौर की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ये अब देखेंगे कि अजीत सिंह के द्वारा अजमेर का जो सूबेदार अकबर द्वितीय है, उसको भी बाहर जाने को कहा जाता है। फलस्वरूप अकबर द्वितीय भाग के शिवाजी के मराठों के पास पहुंच जाता है, वहां पे कुछ दिन रहता है। उसके बाद वहां भी जब मराठों की हार होने लगती है, तो अकबर द्वितीय के द्वारा फारस, जहां उसका नलियाल है, वहां भाग जाता है वो। दोस्तों अब आप देखें कि मुगल मराठा युद्ध में मैं पढ़ा रहा था आपको, 1673 ईस्वी में कुछ फैक्ट्स है जिसे याद रखें आप। रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। रायगढ़ शिवाजी की राजधानी है। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आप देखेंगे 1682 ईस्वी में दक्कन का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि दक्कन में विद्रोह हो रहे हैं, गोलकुंडा और बीजापुर के द्वारा औरंगजेब को सहायता नहीं की जा रही है। फलस्वरूप क्या होता है, औरंगजेब 1682 ईस्वी में औरंगाबाद पहुंचता है और इसको अपना द्वितीय राजधानी बना लेता है। यहाँ पे अगले अपनी मृत्यु तक 25 वर्षों तक 1682 से लेकर 1707 तक यह दक्षिण में ही रहता है। 1689 ईस्वी में शिवाजी के पुत्र संभाजी को मरवा देता है। फलस्वरूप क्या होता है, मराठों की तरफ से कोई नेतृत्व करने के लिए आगे नहीं आता है और शिवाजी के दूसरा पुत्र जो है राजा राम,
उसके द्वारा गुरिल्ला युद्ध पद्धति से छिपकर लड़ाई किया जाता है। फलस्वरूप आम आंदोलन का जन्म लेता है, जिसे मराठवाड़ा आंदोलन के नाम से भी हम जानते हैं। दोस्तों, यहाँ देखेंगे कि दक्कन में मराठों के साथ में अकबर द्वितीय मिले हुए हैं, राजपूत सहायता कर रहे हैं, मराठा हैं और औरंगजेब अकेला लड़ रहा है। फलस्वरूप औरंगजेब और कट्टर होता जाता है। दोस्तों, इसके बाद देखेंगे हम लोग दक्कन की नीति। औरंगजेब की दक्कन नीति में हम देखेंगे कि 1601 ईस्वी में, जैसा कि मैंने मैप में भी देख के बताया था आपको, कि खान देश को अकबर जीत लेता है। उसके बाद अहमदनगर की बारी आती है। अहमदनगर दोस्त प्रदेश रहता है मुगल शासक का, परंतु अस्थायित्व प्रदान करने के लिए उसे भी जीत लिया जाता है और 1633 में अहमदनगर को शाहजहां के द्वारा विजय प्राप्त कर लिया जाता है। अब जब 1633 ईस्वी में अहमदनगर को विजय प्राप्त कर लेता है शाहजहां, तो 1636 ईस्वी में अहमदनगर में शांति बनाए रखने के लिए, ताकि बीजापुर और गोलकुंडा उसके क्षेत्र पर आक्रमण न करे, एक समझौता किया जाता है। समझौता में ये रहता है कि अहमदनगर का जो 1/3 पार्ट है वो बीजापुर को दे दिया जाता है और वो प्रदेश के बदले 20 लाख रुपया शाहजहां के द्वारा मांग की जाती है, उसे मिलता भी है। और इस समझौते पे अपना पंजा का छाप लगा के शाहजहां देता है। दोस्तों, गोलकुंडा के साथ समझौते में यह होता है कि गोलकुंडा और बीजापुर के बीच में जब भी लड़ाई होगी तो उसका निर्णय जो करेंगे वो मुगल सम्राट करेंगे। दोस्तों, ये जो समझौता में मध्यस्थता की जो बात आ रही है, जस्ट ये सहायक संधि के गुण दिखते हैं। तो जब सहायक संधि आप पढ़ रहे हो या लिखने का मौका मिले आपको मेंस में, तब आप यहाँ की चर्चा कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे खासियत यह है कि 1636 ईस्वी में ये जो समझौता होता है गोलकुंडा और बीजापुर के साथ, उस समय दक्कन का जो सूबेदार होता है वो औरंगजेब होता है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि 1636 से 1644 तक औरंगजेब प्रथम चरण में दक्कन का सूबेदार होता है। द्वितीय चरण में फिर से वो जाता है 1653 से लेकर 1657 ईस्वी तक दक्कन का फिर से सूबेदार रहता है। लेकिन संयोग का बात यह है कि 1636 ईस्वी में बीजापुर गोलकुंडा के साथ शाहजहां के द्वारा समझौता किया जाता है, उस समय भी ये दक्कन में सूबेदार है। और जब यह संधि तोड़ दिया जाता है, तोड़ने का कारण मैं बता रहा हूं, उस समय भी 1656 ईस्वी में जब तोड़ दिया जाता है संधि को, तो उस समय भी सूबेदार जो है वो औरंगजेब है। अतः दक्कन की जो सबसे ज्यादा समझ है वो औरंगजेब के पास है। संधि तोड़ने का कारण क्या था कि मराठों के विरुद्ध सहायता चाहता था औरंगजेब। शाहजहां भी चाहता था, परंतु इसकी बात बीजापुर और गोलकुंडा नहीं मान रहे थे। फलतः दक्कन की समस्या यही उत्पन्न होती है। संधि तोड़ते ही दक्कन की समस्या उत्पन्न होती है। और यहाँ एक प्रश्न बनता है, एक प्रश्न है यहाँ पे, इसकी तुलना, दक्कन की समस्या की तुलना नेपोलियन के स्पेन के नासूर जैसा किसने किया है? वहाँ पे आएगा उत्तर आपका यादुनाथ सरकार के द्वारा। चलिए दोस्तों, यह हो गया जब इन दोनों राज्यों बीजापुर और गोलकुंडा के द्वारा जब औरंगजेब की सहायता नहीं की जाती है, तो औरंगजेब दक्कन में 1682 में आ चुका है। 1686 ईस्वी में बीजापुर को विजय प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, ये ईस्वी सन तो याद करना है आपको, साथ में यह याद करना है कि जिस शासक को हराता है उसका नाम क्या है? सिकंदर आदिल शाह। दोस्तों, अगला देखें, 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को भी विजय प्राप्त कर लेता है। गोलकुंडा का जो शासक है उसका नाम है अब्दुल अहमद कुतुब शाह। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, ये सब फैक्ट्स है, इसे जरूर याद करें, यही क्वेश्चंस आते हैं। और मैंने जो 2 वीडियो बनाया है आपको, पहला एक वीडियो, ये दूसरा वीडियो है। और इसके अलावा औरंगजेब से संबंधित आज तक तो न प्रश्न पूछे गए हैं, न पूछे जाने की संभावना बनती है। तो दोस्तों, एक लास्ट का टॉपिक मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस आते हैं कि किस मुगल शासक का
दक्षिणी सीमा तमिल प्रदेश से मिलता था? वहां पे भी आपका उत्तर होगा औरंगजेब। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो नीचे लिंक दिया गया है, और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ज़रूरत लगे तो शेयर भी कर दें। थैंक्स, बाय।